I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. So we are going to start EVS series. Environmental studies का syllabus बहुत लंबा है and we have 6 to 7 units in environmental studies. अगर अभी हम लोग concept wise एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो अभी हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा एंड आवर एग्जामिनेशन इज वेरी नियर. सो एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए कि एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ऑल्सो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, इसीलिए ईवीएस की नई सीरीज लॉन्च की जा रही है जिसमें हम लोग एमसीक्यू बेसिस पे सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे. एक एक एमसीक्यू के साथ साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम लोग शेयर कर दिया जाएगा एंड वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो या समझ सकते हो या रिपीटेडली इसको देख सकते हो वीडियो. एंड ऑल्सो एक एमसीक्यू में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो और भी बहुत सारे एमसीक्यूज को बनाने में हेल्प करेगी. सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स गिविंग इन्वायरमेंटल स्टडीज एग्जामिनेशन ऑफ एनी क्लास. आप किसी भी क्लास में हो, इन्वायरमेंट सेम होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज सेम होती है. हाँ, आपको बेसिक से एडवांस चेंज करने पड़ते हैं अपने लेवल्स. That is why we will starting the EVS series, and now let us start with the first question of our environmental studies series. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके पहले शेयर कर देती हूँ. आप लोग इस सीरीज में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक में डाउट है एंड आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, सो दैट उस क्वेश्चन को और उस टॉपिक को क्लियर करा जा सके. आप कमेंट करोगे टॉपिक तो उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डील कर दिया जाएगा. टॉपिक बेसिस पे भी थोड़ा बहुत हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे अपने वीडियोस को शॉर्ट रखने के लिए. अदरवाइज वी कैन गिव द डिटेल डिस्कशन ऑल्सो, पर वीडियोस को शॉर्ट रखने के लिए, क्रिस्प रखने के लिए आप टॉपिक मेंशन कर दो कमेंट में. हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी. वीडियोस में उस टॉपिक के बारे में बता दिया जाएगा, उस एरिया पे ज्यादा फोकस करके बता दिया जाएगा. ओके. एंड ऐसे भी इन्वायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरैक्टिव रहे तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है. कौन सी रिवर कहाँ बहती है, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है तो सबको सबके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता ना. इसलिए कमेंट में हम लोग को मैक्सिमम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक दूसरे के नॉलेज को देख के. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट, यूट्रोफिकेशन मीन्स. यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा नरिशमेंट आ जाती है. सी, मान लेते हैं ये एक वाटर बॉडी है. यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट फेंका जा रहा है, कचरा फेंका जा रहा है, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट आ रहा है वो फेंका जा रहा है. तो इस वाटर बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, इस वाटर बॉडी में मेटल एंड मिनरल्स बढ़ जाएंगे. क्लियर. मेटल एंड मिनरल्स मतलब आयरन, जिंक, उसके बाद आप कार्बन, ये सारा कुछ बहुत इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे ऊपर में एक लेयर बन जाती है प्लांट्स की. एक एक वर्ड है जिसको हम लोग जनरली यूज करते हैं, काई, जो स्लिपरी हो जाता है जिसकी वजह से वाटर बॉडी. तो वही है एक तरह से, ये तो ऊपर में एक लेयर बन जाती है. अब इस लेयर के बनने से क्या प्रॉब्लम है, इस लेयर के बनने से जो सनलाइट आ रही है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती. यहाँ जो भी फिशेस है, जो भी एनिमल्स रह रहे हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं. सनलाइट नहीं आ पा रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा इन तक, तो जिसकी वजह से ये लोग मरना शुरू कर देते हैं. यूट्रोफिकेशन का मतलब यही होता है कि वाटर बॉडी का भर जाना एक्स्ट्रा नरिशमेंट की वजह से, एक्स्ट्रा मटेरियल एंड मिनरल्स की वजह से वाटर बॉडी भर जाती है और जिसकी वजह से ये लोग मर जाते हैं. अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक है फ्लोरा. मैंने कहा था ना एक एमसीक्यू में हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे. एक है फाउना. वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक वर्ड फॉर ईवीएस. फ्लोरा का मतलब होता है ट्री, प्लांट, एंड फाउना का मतलब होता है एनिमल. हमेशा याद रखना है क्योंकि ईवीएस में हम लोग एनिमल एंड ट्री यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फ्लोरा एंड फाउना. नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड नंबर क्वेश्चन. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स. दो टाइप का डिमांड होता है, एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, O2 मतलब ऑक्सीजन. क्वेश्चन में लिखा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड मैंने लिखा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. दोनों सेम है इसलिए लिखा है, दोनों ही रहे क्वेश्चन में, दोनों इक्वल होता है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज सेम. इसका मतलब होता है O2 जो कि पानी में मिली हुई है वो कितनी माइक्रोब्स को चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए. किसी भी पानी में जो ऑक्सीजन मिली हुई है वो कितना चाहिए माइक्रोब्स को किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, उसको हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन.
द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं क्या होता है, पहले इसको समझते होता क्या है फोटोकेमिकल। फोटो का मतलब होता है लाइट, आराम आराम से सारा समझेंगे। लाइट, केमिकल यू नो रसायन, स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग। वो आपने सुना होगा ना न्यूज में कि दिल्ली में जब विंटर आता है, जब जाड़े का टाइम आता है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, पटाखे फोड़ना, पराली जलाना, ये सब अलाउ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्मोक की वजह से। स्मोक एंड ठंडे में फॉग होता है, दोनों मिलके एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट बनता है, इसीलिए फोटोकेमिकल स्मोक। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी लाइट है, तो सनलाइट। सनलाइट जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो स्मोक प्रोड्यूस करती है। बस यही जाना है, ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट। या फिर हम लोग ये बात कर सकते हैं, सनलाइट जब ओजोन के साथ, O3 के साथ रिएक्ट करती है तो भी फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस करती है। सनलाइट जब O3 के साथ रिएक्ट करती है तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आंसर होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो मेन कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग में, जो स्मॉग होता है उसमें जो मेन पॉल्यूटेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन है। क्लियर? अब यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है O3 के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग एक एक करके O3 को देखेंगे। O3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर साल ही MCQ आता है। O3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले O3, ओजोन। हमको पता है कि ओजोन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग दो टाइप का ओजोन होता है, अच्छा ओजोन, बुरा ओजोन, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। गुड ओजोन इज वो वाला ओजोन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, कहाँ पे रहेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में। अभी बताते हैं स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है। बैड ओजोन वो होगा जो ट्रोपोस्फेयर में होगा। अब एक दो इंफॉर्मेशन और जान लीजिए। ओजोन को मेजर करने के यूनिट को बोलते हैं डॉप्सन यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो 16 सितंबर, 16 सितंबर इज ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ कुछ MCQs आप लोगों को मिला ना। अब हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर क्या होता है भाई, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, ये जानते हैं। तो ये समझ लीजिए एक डायग्राम है अर्थ के लेयर का, एटमॉस्फेयर लेयर का। किस चीज का डायग्राम है? अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर्स। अर्थ का वायुमंडल कैसे डिवाइडेड, ये है पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, अर्थ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर जिसको बोलते हैं वो है ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड लेयर इज नोन एज मेसोस्फेयर। फोर्थ लेयर इज नोन एज आयोनोस्फेयर। नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर एंड लास्ट इज आउटर स्पेस। तो अर्थ का वायुमंडल, ट्रोपोस्फेयर कौन सा पार्ट होता है जहां पे ह्यूमन प्लस एनिमल रहते हैं, प्लस सारा फिनोमिना। फिनोमिना मतलब क्या हो? रेन, स्नो, थंडर, ये सब कुछ यहीं पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। एरोप्लेन्स, जेट, ये सब यहीं पे उड़ते हैं। इसलिए ना एरोप्लेन जब उड़ता है तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, कोई एनिमल नहीं टकराता है, कोई बारिश या कोई तूफान नहीं आता है एक बार ऊपर उड़ जाने के बाद। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में वो उड़ता है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ता है। मेसोस्फेयर इज अनदर लेयर जहाँ पे बहुत सारे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। नेक्स्ट आयनोस्फेयर, यहाँ पे सारा सैटेलाइट नेटवर्क्स
रडार, ये सब का कनेक्शन, जो आपके घर में टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, उसका कनेक्शन आयनोस्फेयर से ही आता है। एग्जोस्फेयर के बारे में अभी साइंटिस्ट पता कर रहे हैं कि ये कैसा है, यहाँ पे क्या है। उसके बाद आउटर स्पेस, बेसिकली इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद से हमारा ब्रह्मांड शुरू हो जाता है, यूनिवर्स शुरू हो जाता है, आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। हमें बस इसके बारे में पढ़ना है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटोस्फेयर। क्यों? क्योंकि ओजोन यहाँ होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ही एक रे, एक लाइन होती है जिसको हम लोग O3 ओजोन बोलते हैं। यही ओजोन अगर यहाँ पे बनना शुरू हो जाए ट्रोपोस्फेयर में, तो ये बैड ओजोन हो जाएगी, पॉल्यूशन हो जाएगा ये। क्लियर? आई होप ओजोन के बारे में इतने इन्फॉर्मेशन मिले आप लोगों को, इम्पोर्टेंट थे, सारे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 16 सितंबर हो, चाहे वो डॉप्सन यूनिट हो, चाहे वो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर का बात हो। लिख देगा एमसीक्यू में कि ओजोन फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर इज गुड ओजोन, तो दैट इज रॉन्ग ना, फॉल्स ना। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। इजी क्वेश्चन है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ का कटना, ट्री कटिंग डाउन। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना। ओके, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ कट रहा है, पेड़ कटेगा तो क्या होगा? बारिश बढ़ेगी और घटेगी। डिक्रीज लिखा है, घटेगी के बारे में पूछ रहे हैं, तो रेनफॉल घटेगी। ओके, तो सही है आंसर ए। सॉइल इरोजन कम होगा कि ज्यादा होगा? सॉइल इरोजन का मतलब होता है टॉप फर्टाइल लेयर, ये सॉइल है, इसका टॉप फर्टाइल लेयर का हट जाना, फ्लो हो जाना, खत्म हो जाना। तो ये बढ़ेगा कि कम होगा? तो डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ उखाड़ के फेंक देंगे तो ये तो बढ़ जाएगा ना, ये बहना शुरू हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा। ड्रॉट मतलब होता है बाढ़। बाढ़ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो अगर हम लोग बाढ़ के बारे में बात करें, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो ये बढ़ेगा, बाढ़ ज्यादा, सॉरी ड्रॉट, सूखा, सूखा ज्यादा पड़ेगा हमारे यहाँ, सॉरी। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। नेक्स्ट नंबर 5, द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अल्फा डाइवर्सिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए कि अल्फा डाइवर्सिटी होता क्या है। अभी हम डिटेल में एक्सप्लेन करते रहे व्हाट इज अल्फा डाइवर्सिटी। सो हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में बहुत टाइप की डाइवर्सिटीज है। तीन डाइवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज अल्फा, बीटा, गामा। ये तीन डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी इज दैट डाइवर्सिटी विच इंक्लूड ओनली वन डाइवर्सिटी। अभी अभी सारा समझ में आ जाएगा। बीटा डाइवर्सिटी इंक्लूड डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज, एंड दिस इज यूनियन ऑफ डाइवर्सिटीज इन एनी वन प्लेस। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए कांजीरंगा नेशनल पार्क। कमेंट में बताइए कहाँ पे है कांजीरंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रिवर्स पूछे जाते हैं कि ये रिवर कहाँ पे, लाइक एग्जाम्पल लास्ट ईयर पूछा गया था नर्मदा रिवर कहाँ पे है? तो नर्मदा रिवर कहाँ पे, ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। एंड कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट इज अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा इज वन डाइवर्सिटी, दैट मीन्स अगर कांजीरंगा नेशनल पार्क है, तो सपोज दैट यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसरस के बारे में बात करते हैं। बहुत फेमस है वन हॉर्न राइनोसरस के लिए कांजीरंगा नेशनल पार्क। वन हॉर्न राइनो यहाँ पे बहुत मिलता है। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है सिर्फ वन हॉर्न राइनो का काउंटिंग इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी इज वन हॉर्न राइनो प्लस एलिफेंट प्लस मंकी। कांजीरंगा में मान लेते हैं ये तीन टाइप के जानवर, तीनों की अलग अलग काउंटिंग इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। एंड गामा इज यूनियन ऑफ ऑल थ्री, कि टोटल कांजीरंगा में कितने एनिमल्स। मान लेते हैं वन हॉर्न राइनोसरस 50 है, तो ये अल्फा में आएगा कि हम सिर्फ वन हॉर्न राइनोसरस के बारे में बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस की। बीटा डाइवर्सिटी में आएगा कि अगर हम वन हॉर्न राइनोसरस, ये 50 है, ये 20 है, ये 22 है, तो इस तरह से बीटा डाइवर्सिटी। गामा जब तीनों को ऐड करके यहाँ पे लगा दे, दैट इज गामा डाइवर्सिटी। ठीक है? सो दिस इज कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। Now coming on to sixth number question.
Dash is defined as ecological state of a species being unique to a specific geographic location. ठीक है, ये तीनों के बारे में जान लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा. इकोसिस्टम क्या है? इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यही है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का काम ही होता है इंटरैक्शन का. अब लिविंग का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बता दे रहे. बायोटिक, यहाँ पे नॉन बायोटिक और एबायोटिक. बायो का मतलब होता है लाइफ, जिस पे लाइफ है, बायो मीन्स लाइफ. नॉन बायोटिक मतलब जिस पे लाइफ नहीं है, जो नॉन लिविंग है. अब दोनों की कॉम्बिनेशन से ही इकोसिस्टम बनता है. सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है अगर आप इन्वायरमेंट स्टडीज पढ़ते हो. दिस इज हाइड्रोस्फेयर, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज लिथोस्फेयर. बताती हूँ. मतलब हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, एंड लिथोस्फेयर मतलब लैंड. तीनों ही नॉन लिविंग है ना, नॉन बायोटिक. वाटर भी जिंदा नहीं है, एयर भी जिंदा नहीं है, लैंड भी जिंदा नहीं है, पर ये तीनों जहां मिलते हैं, ये वाला पार्ट, दिस गिव्स बर्थ टू अ लाइफ, वहां लाइफ होती है. इसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर. दैट इज जहां पे लाइफ है, जहां हम लोग रहते हैं, जहां पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी, लैंड भी मिलेगी, तो उस जगह को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं. क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम. यही मीनिंग है इकोसिस्टम का. अब बाकी के दो वर्ड्स को जानते हैं हम लोग. कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद जानते हैं ये दोनों वर्ड्स है क्या. ओके. एक्सोटिक स्पीसीज. एक्सोटिक स्पीसीज वो स्पीसीज है जो किसी लोकेशन में लाई गई, फॉरेन स्पीसीज. ठीक है. एंड एंडेमिक स्पीसीज नेटिव स्पीसीज. बस आपको ये दो याद रखना है. फॉरेन स्पीसीज लाइक पोटैटो, सबसे इजी तो यही है. पोटैटो मतलब आलू. आलू लगता है ना इंडिया का होगा, लेकिन आलू इंडिया का ओरिजिन नहीं है, ये पुर्तगाल और स्पेन का ओरिजिन है. पोर्टुगल, पुर्तगाल से आया है, और या फिर स्पेन से आया है. जब पोर्टुगीज लोग आए थे इंडिया में, तो पोटैटो लेकर आए थे, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, फिर इंडिया में उगने लगा वो. नेक्स्ट इज इंडेमिक, जो नेटिव स्पीसीज है, जहाँ कहीं और नहीं मिलेगी. लाइक हिमालय की संजीवनी बूटी, वो हिमालय में ही मिलेगी. लाइक कर्नाटका का मंकी, तो वो कर्नाटक में ही मिलेगा. तो इंडेमिक स्पीसीज इज दैट स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर प्लेस की है और वो वहीं पे मिलेगी. एक्सोटिक स्पीसीज जो हम बाहर से लाके कहीं भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज 5th जून इज ऑब्जर्व्ड एज. 5th जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. वैसे ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11th जून को. एंड बाकी की ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, फॉरेस्ट डे, ये आप लोग कमेंट डाउन करके बताइएगा. ओके. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. 10 क्वेश्चन तक करेंगे इस सीरीज में हम लोग. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स सी. द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको देखते हैं हम लोग. पिरामिड दो टाइप के होते हैं. पिरामिड तो का तो पहले हम लोग पिरामिड के बारे में देखते हैं. ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड. इसके बारे में कुछ बेसिक देखते हैं. इकोलॉजिकल पिरामिड, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सबसे नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं. प्राइमरी प्रोड्यूसर, दैट इज प्लांट. ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाते हैं. नेक्स्ट इज हर्बीवोरस, जो प्लांट खाते हैं. कंज्यूम्स प्लांट, लाइक रैबिट, डियर, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज कार्निवोरस, जो हर्बीवोरस को खाते हैं. कंज्यूम्स हर्बीवोरस, लाइक लायन, टाइगर, एटसेट्रा. ओके.
नेक्स्ट आ गया ओमनीवोरस, लाइक ह्यूमन, जो दोनों चीजों का खाते हैं, हर्बीवोरस भी खा लेंगे, कार्निवोरस को भी खा लेंगे, दैट इज ह्यूमन। एंड लास्ट में होता है डीकम्पोजर, जो सड़े गले मरे हुए चीजों को खाते हैं, खत्म करते हैं, वो होता है डीकम्पोजर्स, वल्चर्स एक्सेट्रा। तो ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4 एंड लास्ट इज लेवल 5। इसको, इन लेवल्स को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ट्रॉफिक लेवल। अब हम लोग बात करते हैं तीनों पिरामिड की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पिरामिड, एक एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड, नंबर पिरामिड। नंबर पिरामिड मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि कभी प्लांट का नंबर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा नंबर, फिर कभी ऊपर के नंबर्स कम होंगे तो ये ऐसा बनेगा। लेकिन अगर प्लांट का नंबर कम हो गया तो ये ऐसा भी बन सकता है, ऊपर एनिमल्स के नंबर ज्यादा हो गए, प्लांट का नंबर कम हो गया, प्लांट मान लेते हैं खत्म हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है कहीं पे, तो ऐसा बन सकता है। तो ये दोनों तरह का बन सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपराइट, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड, हमेशा याद रखना है। ये अपराइट पिरामिड है, ये वाला शेप, एंड ये वाला इन्वर्टेड पिरामिड है। तो हमेशा नंबर का पिरामिड क्या होगा, अपराइट भी बन सकता है और इन्वर्टेड भी बन सकता है, ठीक है। बायोमास का देखो, वेट, बायोमास का मतलब ना वेट, कभी किस कहीं कहीं पे प्लांट का वेट ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे एनिमल्स का, फूड चेन पे डिपेंड करता है। हम लोग अगर डेजर्ट का बात करें, ओशन के फूड चेन की बात करें, और अलग अलग फूड चेन की बात करें, तो अलग अलग टाइप की फूड चेन होती है, उसके अकॉर्डिंग बायोमास अलग हो सकता है। तो इसका भी पिरामिड जो होगा अपराइट भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू एनर्जी का पिरामिड, वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी का पिरामिड विल ऑलवेज बी अपराइट, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, क्यों, बताते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमेशा ये याद रखना है लाइन, कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन नहीं तो वर्ल्ड में एनर्जी नहीं, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सन का एनर्जी कौन एक्सट्रैक्ट करता है, कौन लेता है, तो ये प्लांट्स हैं, प्लांट ही हैं जो सन की एनर्जी को लेकर के फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, यू नो ना, ओके। ये लोग अब प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से खाना बना लिए, अब ये प्लांट्स को खाते हैं ऊपर के लोग, एंड एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल तो ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स। नीचे से हमेशा एनर्जी ऊपर जाएगी, कभी ऊपर से एनर्जी नीचे नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, दैट इज वाई ये हमेशा ही अपराइट होगा, इसी शेप का बनेगा, क्लियर। एक और चीज, लास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन, एनर्जी ट्रांसफर 10% होता है, ये हमेशा ही एमसीक्यू में पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। प्लांट के पास मान लेते हैं 100 एनर्जी है, तो इसका 10% ही एनर्जी ऊपर जाता है, इस 10% का भी 10% उसके ऊपर जाता है, दैट मीन्स 10%, 10%, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऊपर वाले के पास तो फिर कम एनर्जी बचेगी ना, दैट इज। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, स्टेबल का होना मतलब है कि वो क्लियर रहना, कि इकोसिस्टम सही है, सब कुछ सही चल रहा है, फूड चेन सही है, फूड वेब सही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले एमसीक्यूज में। फॉरेस्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया, डेजर्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया, माउंटेन ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया, ओशन एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां अभी फिलहाल ह्यूमन इंटरफेरेंस रिलेटिवली कम है बाकियों से, इसीलिए ये अभी सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द video is atmospheric ozone layer which protect us from UV rays is getting depleted most by addition of, इसको क्लियर किया ना हम लोगों ने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोगों ने अभी आगे डिस्कस किया है, ओजोन के बारे में डिस्कस किया था ना, ओजोन के बारे में जब डिस्कस किया था तो शायद बताया गया था कि किससे प्रोड्यूस होता है ये, ओके, इफ वी हैवंट डिस्कस्ड वी विल डिस्कस ओवर हियर। सी, द थिंग इज दैट कि फ्रिज घर में है ना, एसी, ये सब में जो कूलेंट है,
वो क्लोरीन का यूज होता है वहां पे। क्लोरीन अगर गैस निकलती है तो ये ओजोन के साथ जाके टकराती है एंड O2 अलग हो जाता है और क्लोरीन ऑक्साइड अलग हो जाती है। क्लोरीन ऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट। फ्रिज और एसी में हम लोग यूज करते थे CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि यूवी रेस पे हम लोगों को कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन किस चीज से डिप्लीट हो रहा है, ओजोन में होल क्यों हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इंक्रीज होने से ओजोन में होल हो रहा है। गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस किया है अब HFC से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब CFC की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन को हम लोग हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिए। सो ऑल द 10 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिर्फ 10 क्वेश्चंस नहीं है, इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया गया है। We will start from 11 in the next video. Till then, keep watching, keep commenting, and please comment down the important topics that you want उस एरिया में। फिर हम लोग डिस्कशन को और बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।